हेलो हेलो माइक चेक। हाय, ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? क्या मेरी आवाज सभी को आ रही है? वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सभी को। कमेंट्स थोड़े से बड़े कर देना। अच्छा, ये लाइट बंद कर दो। क्या हालचाल सभी के, कैसे सभी? चलिए, ओके। हाँ, मैंने तो पहले ही बोला था सीएसके जीत जाएगी। चलो भाई, तो हम करते हैं क्लास की शुरुआत। मूलभूत गणित हम पढ़े थे, आज हमारा लेक्चर नंबर 6। क्लास की शुरुआत करेंगे ना, कुछ बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, तब तक हम जो होमवर्क के क्वेश्चंस थे वो डिस्कस कर लेते हैं, बाकी फिर उसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे। आज हमें निर्देशांक ज्यामिति और ग्राफ पढ़ना है, और त्रिकोणमिति अब हमारा हो चुका है ना, थोड़ा बड़ा त्रिकोणमिति होता है। ग्राफ में हमें 2 क्लास के करीब लगेगी, बाकी फिर एक एक डेढ़ क्लास में सब कुछ हो जाएगा। हाँ, आपके कमेंट आ रहे हैं बिना किसी समस्या के। बढ़िया बढ़िया, मस्त मजे में। ठीक है, ये कौन है सीएसके? आपने अगर क्रिकेट कभी देखा हो बेटा, तो ना, तो क्रिकेट में एक आईपीएल का टूर्नामेंट होता है ना। बहुत मोटिवेशनल सी बात है ये, कि एक टीम, वही लोग जो पिछले साल खेले थे और पिछले साल वो लास्ट आए थे ना, ये जिनका नीट में अगर सिलेक्शन नहीं हुआ या अगर नीट में मार्क्स कम रह गए, तो उनके लिए बहुत मोटिवेशनल सी बात है कि पिछले साल लास्ट थे, 8th नंबर पे थे, और इस साल टॉप कर गए वही लोग, है ना। टॉप कर गए और पूरा मैच जीत गए, आखिरी गेंद तक लड़े हैं, आखिरी गेंद तक लड़े हैं। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा जिंदगी में लगता है कि सर इस बार तो हमारा नहीं हुआ, अगली बार होगा या नहीं होगा, है ना, या इस बार तो अभी हम हार गए हैं, तो अगली बार क्या करेंगे, है ना, तो एक हार या एक साल के हार या जीत से फर्क नहीं पड़ता, है ना। अल्टीमेटली फर्क ये इस बात से पड़ता है कि अगर एक बार आपने जोर लगा दिया और एक साल आप फर्स्ट आ गए या बाकी सबसे जीत गए, तो आप डॉक्टर हो फिर, है ना। फिर इससे फर्क नहीं पड़ता कि इससे पहले आप हारे थे या जीते थे। इस साल आप जीते हो और इस साल आप टॉप किए हो, इस साल आप डॉक्टर बनोगे, है ना। तो यही मोटिवेशन होना चाहिए ना। और इससे, है ना, और देखो लोग बोलते महेंद्र सिंह धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, महेंद्र सिंह धोनी एक बॉल में आउट हुए हैं, लेकिन फिर भी टीम को जिताया है ना। और आखिरी गेंद तक लड़े हैं ना। अगर बीच में छोड़ दिया होता कि अरे अब तो नहीं होगा, अब तो नहीं जीत पाएंगे, छोड़ दो अब तो शायद कभी नहीं जीत पाते ना। आखिरी 2 गेंद पर भी जंग जारी थी। ठीक है, तो हिम्मत से लड़ना है और आखिरी गेंद तक, है ना, आखिरी बॉल तक या आखिरी दिन तक मेहनत करनी है हमें पूरी, तभी जाके हम जीत पाएंगे। और अगर बीच में हम डगमगाए भी तो उस पर ध्यान ना देते हुए आने वाले जो समय है उसमें अपने 100% देने की कोशिश करना है, और जितना ज्यादा बेहतर हो सकता है उतना ज्यादा बेहतर करने की कोशिश करना है। ठीक है, तो ही बात बनेगी और तो ही जंग जीती जाती है ना। हर जंग में कुछ नुकसान तो होता ही होता है, लेकिन रिजल्ट क्या है उससे ज्यादा फर्क पड़ता है ना। तो अगर आप नीट की जंग जीतते हो, अगर आप नीट की एग्जाम अच्छे से निकालते हो, अगर आप फाइनल मैच या फाइनल नीट की एग्जाम में बेस्ट मार्क्स लेकर आते हो, तो आप डॉक्टर हो। चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने होमवर्क में दिए थे, फटाफट इनके आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं हम, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ना चाहेंगे और भी कुछ नई बातें करेंगे आज, है ना। ये होमवर्क के क्वेश्चंस थे। जल्दी से इनके आंसर्स मुझे कमेंट करके बता दो। पहला क्वेश्चन है 10 - 30, तो इसके लिए क्या सूत्र बताया था सर? आपने बताया था कि 10 - 30 है तो यह माइनस साइन बाहर फेंक देगा, है ना, यह बाहर फेंक देगा माइनस साइन। तो माइनस साइन बाहर फेंक देगा तो हो जाएगा -10 30 डिग्री। ठीक है, तो -10 30 होता है 1/√3।
कितनों का सही था लगा दो कमेंट्स में आग। दूसरा सवाल साइन 120, साइन 120 की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली थी। इसको करने का क्या तरीका बताया था मैंने आपको। साइन 120 जो है उसे आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो साइन 90 प्लस 30 डिग्री। 90 प्लस 30 डिग्री लिखा तो कौन से चतुर्थांश में आ गया, ये द्वितीय चतुर्थांश में आ गया। द्वितीय चतुर्थांश में है ना, ए सनम तेरी चुनरिया दिल ले गई, मतलब ASTC नियम पढ़ा हमने। तो द्वितीय चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव होता है, मतलब ये वाली वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी। पहली बात, आंसर पॉजिटिव में होना चाहिए। इसके बाद में साइन से कूदे, क्या आया 90, तो 90 डिग्री कूदना है तो साइन को हमें कॉस में बदलना पड़ेगा, तो ये हो गया कॉस 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा प्लस कॉस 30, कॉस 30 होता है √3 बटा 2, ये मेरा आंसर आ गया। √3 बटा 2 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट सी बातों की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, साइन 135 डिग्री, साइन 135 डिग्री 135 डिग्री, तो क्या लिखेंगे हम इसे एग्जैक्टली जैसा ये करा वैसा का वैसा ही करना है। ये हो जाएगा सर साइन 90 प्लस 45, 90 प्लस 45, 90 प्लस 45 डिग्री। तो अब द्वितीय चतुर्थांश है, आंसर पॉजिटिव में आएगा, बिल्कुल सही बात है। साइन को कूद कर 90 को कूद कर जाएंगे तो किस में बदल जाएगा, कॉस में, तो ये हो जाएगा कॉस 45 डिग्री। कितना हो जाएगा, कॉस 45 डिग्री हो जाएगा। कॉस 45 डिग्री मतलब कितना हो चुका है, ये हो चुका है 1/√2, 1/√2 प्लस में। अगला सवाल क्या है सर, ये है 4th नंबर का क्वेश्चन जो है कॉस 150 डिग्री, कॉस 150 डिग्री। तो कॉस 150 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं सर, इसे फिर से लिखेंगे कॉस 90 प्लस 60, 90 प्लस 60 लिखेंगे तो ये आ जाएगा 150। अब ये पॉजिटिव या नेगेटिव, ये जो आएगा सर नेगेटिव में आएगा। क्यों, आफ्टर स्कूल इसमें साइन पॉजिटिव था, द्वितीय चतुर्थांश में आएगा ये, तो इसमें कॉस नेगेटिव आएगा। तो पहली बात तो लगा दो नेगेटिव का चिन्ह। अच्छा सर, अब कॉस में आ गया है आगे 90 और उसके आगे आया है 60, तो 90 को कूद कर जाएंगे तो कॉस बदल जाएगा साइन में और ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री। यहां पर हमें टोल देना पड़ेगा, यहां पर ये वसूली करेगा और कॉस को साइन बदल देगा, रूपांतरण कर देगा। तो ये हो जाएगा माइनस साइन 60 होता है √3 बटा 2। 4 सवाल हमने डिस्कस कर लिए हैं, एक और लास्ट डिस्कस करते हैं, है ना। पहले 4 के बाद में एक और करेंगे, 5वां सवाल करेंगे। अब हम फिर अगला सवाल क्या है, फिर से देखेंगे साइन 270 डिग्री। सर साइन 270 डिग्री क्या होगा, साइन 270 डिग्री क्या होगा, तो 270 डिग्री कैसे पता करेंगे सर आपने तो हमें सिखाया कि यह कौन से चतुर्थांश में आएगा, ये कैसे पता करेंगे, कौन से चतुर्थांश में आएगा ये कैसे पता करेंगे। सर ये तो बहुत ही मुश्किल सी बात हो गई है। क्यों, क्योंकि यहां पर ये 0 डिग्री, यहां है 90 डिग्री, यहां है 180 डिग्री, यहां है 270 डिग्री, यहां है 360 डिग्री। तो 270 तो सर इसी लाइन पे आ गया, 270 तो इसी लाइन पे आ गया, इसी लाइन पे आ गया। तो यहां पर यह कौन से चतुर्थांश में है, कौन से चतुर्थांश में है, तो सर यह तीसरे चतुर्थांश में आएगा, है ना। जैसे 180 को हम द्वितीय चतुर्थांश में मानते हैं, 90 को प्रथम चतुर्थांश में मानते हैं, तो यह एक तरीके से तीसरे चतुर्थांश में आएगा। तो सर ये तो लाइन पर ही आ गया, ऐसा तो आपने कराया ही नहीं था। हाँ, तो एक बार खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, है ना। पहली बात तो क्या लिख सकते हैं हम इसे लिख सकते हैं सर साइन 180 प्लस 90 डिग्री। क्या लिख सकते हैं, 180 प्लस 90, है ना, या 270 प्लस 0 भी लिख सकते हो आप इसे, 270 प्लस 0 भी लिख सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, इसलिए मैं 180 प्लस 90 लिख रहा हूं। अच्छा, अब 180 कूदेंगे तो क्या साइन कॉस में बदलेगा, क्या
180 को देंगे तो साइन कॉस में बदलेगा, 180 को देंगे तो साइन कॉस में बदलेगा, नहीं 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 नहीं, 180 को देंगे तो साइन कॉस में नहीं बदलेगा। अच्छा, अब पॉजिटिव आंसर आएगा या नेगेटिव आंसर आएगा, पहले ये देख लो। सर यहां पर सब पॉजिटिव, तो यहां पर साइन पॉजिटिव होता है, यहां पर तो सर नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब साइन में 180 को देंगे तो साइन नहीं बदलेगा, साइन साइन ही रहेगा, तो माइनस साइन 90 डिग्री या -1 आंसर आएगा, -1 आंसर आएगा, है ना। क्या स्टेप समझ में आई? सबसे पहले देखा पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव आएगा, बहुत बढ़िया। फिर 180 को देंगे तो 180 को देंगे तो साइन कॉस में नहीं बदलेगा, तो साइन कॉस में नहीं बदलेगा तो क्या बचा, 180 खा गए, हम खा गए, और साइन साइन ही रहा और साइन 90 आ गया, -1। कमेंट में जोरों से आग लगा दो जिन जिन का यह सही था, जिन जिन का यह सही था, जिन जिन का यह सही था। हाँ, cos 0 भी बोल सकते, बिल्कुल cos 0 भी 1 ही होता है बेटा, है ना। अगर आप 270 + 0 करोगे तो हाँ, बिल्कुल सही बात, नीलम गुप्ता, बिल्कुल सही। कितनों के 5 में से 5 सही थे, यहां तक 5 करे, 5 में से 5 कितनों के सही थे। अब हम बढ़ रहे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। छठा सवाल, इसी प्रकार से cos 270, इसी प्रकार से cos 270, cos 270, तो cos 270 कितने हो गए सर? cos 270 होगा, फिर से लिखेंगे cos 180 + 90 डिग्री, 180 + 90 डिग्री, बिल्कुल सर 180 + 90 डिग्री हो जाएगा। हाँ, जैसे ये किया, बिल्कुल कॉपी पेस्ट चल रहा है। तो अब हम कौन से चतुर्थांश में आ गए हैं सर? सर ये तो जिंदगी की बहुत मुश्किल सी बात हो गई है। अब हमें पता करना है cos में 270 की बात। तो यहां पर सर ये तो हम क्या लिख सकते हैं, ये, अच्छा चलो पहले तो बताओ, 180 को देंगे तो क्या cos साइन में बदलेगा? 180 को देंगे तो क्या cos साइन में बदलेगा? नहीं 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 नहीं, cos साइन में नहीं बदलेगा, यहां पर आएगा cos 90। और क्या लगा दूं मैं यहां पर? नेगेटिव साइन। क्यों? क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूं, इसे तृतीय चतुर्थांश में ही हम मानेंगे। तो यहां पर cos 90 क्या होता है? cos 90 तो 0 होता है सर, तो +0 लिखूं -0 लिखूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर तो 0 ही होगा, है ना। +0 लिखूं -0 लिखूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर तो 0 ही होगा। हाँ, -0 +0 एक ही बात होती है ना, 0 में प्लस माइनस नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम बढ़ते हैं, इसी प्रकार से एक कदम और आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, है ना। 6 तक हो गए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 था tan 255, tan 225, तो tan 225 को क्या लिख सकते हैं सर? हम इसे लिखेंगे 180 + 45। क्या 180 + 45 लिखा जा सकता है? क्या 180 + 45 लिखा जा सकता है? बिल्कुल सही बात सर। अच्छा, अब यहां पर ये कौन से चतुर्थांश में है? ए सनम तेरी कसम, तो ASTC, तो कौन से चतुर्थांश में? तृतीय चतुर्थांश में है। किसमें है? तृतीय में। तो तृतीय में है, तो तृतीय में तो सर tan पॉजिटिव होता है, तो यहां पर tan पॉजिटिव में आएगा। अब यहां 180 को कूदना है तो tan में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, जब भी 90 या 270 कूदेंगे तब परिवर्तन आता है, वरना परिवर्तन नहीं आता है। तो यहां पर आ जाएगा सर tan 45 डिग्री, या tan 45 होगा +1, tan 45 होगा +1। कितनों का सही था? +1। बहुत बढ़िया, अल्टीमेट अल्टीमेट। विनित के अभी तक सारे सवाल सही दिख रहे। SK बाबू, अंजना, हाँ 270 - 45 भी कर सकते हो बेटा, बिल्कुल सही बात। साक्षी, सचिन, रजनीश, कशिश, ब्यूटी, अभिषेक, राम गुप्ता, तिकेंद्र, सारे सही, वेरी गुड वेरी गुड। अंकिता, प्रिया सिंह, रिया सिंह, प्रिया शर्मा, रामजी पटेल, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में हम क्वेश्चन नंबर 8 की, अरे और धोखा हो गया,
ये तो हो गया हमारा, है ना, ये तो काट दो यहां से, कोई दिक्कत नहीं, 270 वहां पे लिखा हुआ था। चलो क्वेश्चन नंबर 9, इसी प्रकार से कॉट 140 डिग्री 240 डिग्री, आखिरी के 2 सवाल बचे हुए। कॉट 240 डिग्री, कॉट 240 को क्या लिख सकते हैं, फिर से हम इसे लिखेंगे सर, कॉट 180 प्लस 60 डिग्री, क्या लिखेंगे, 180 प्लस 60 डिग्री, बहुत बढ़िया। अब इसी प्रकार से 180 प्लस 60 डिग्री लिख देंगे, ओके सर। अब यहां पर कॉट, अच्छा क्या 180 कूदने पे कॉट 10 में बदलेगा, क्या 180 कूदने पर कॉट 10 में बदलेगा, नहीं सर, 180 कूदने पे कॉट 10 में नहीं बदलेगा, तो कॉट कॉट ही रहेगा, कॉट कॉट ही रहेगा, तो कॉट 60, अच्छा प्लस या माइनस, प्लस, क्यों, क्योंकि तृतीय चतुर्थांश का कोण है सर ये 270 डिग्री, 180 और 270 के बीच में आएगा, सॉरी 240 डिग्री 180 और 270 के बीच में आएगा तृतीय चतुर्थांश में, तो प्लस में आंसर आएगा, कैसा आएगा, प्लस में आंसर आएगा। तो कॉट 60 डिग्री का मान 1/√3 होगा, 1/√3 होगा, क्यों, क्योंकि tan 60 डिग्री का मान जो होता है वो √3 होता है, और tan थीटा जो होता है वो 1/cot थीटा होता है, उल्टा होता है। तो जो tan, अगर तुम्हें cot 60 का मान चाहिए तो उसे उल्टा कर दो tan 60 के मान का, है ना, तो tan 60 का मान √3 होता है, तो यहां पर ये पलट जाएगा तो 1/√3 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/√3। ये रॉन्ग हुआ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बढ़िया था, है ना, वैसे इसकी जरूरत तो बहुत कम पड़ी हमें, वैसे ये 2-3 है जिनकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अभी इनको करने का एक और तरीका बचा है हमारा, एक और तरीका सिखाऊंगा थोड़ी दिन में, एक दो क्लास में। आखिरी सवाल, साइन 780 डिग्री, अरे बाबा रे बाबा, साइन, हाँ बेटा कर सकते हो, 180 माइनस 30 डिग्री भी कर सकते हो, सेम ही आंसर आएगा। सर साइन 780 डिग्री, 780 डिग्री, ये तो असंभव है, ये तो असंभव है, असंभव है, असंभव है। 780 डिग्री कैसे करेंगे, देखो मान के, अभी तो पहले पता करना पड़ेगा कौन से चतुर्थांश में। अच्छा, तो यहां से घूमर 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 घूमर, एक चक्कर घुमा 360 डिग्री आ गया, फिर घूमर 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 घूमर, एक चक्कर घुमा, तो 360 प्लस 360 पता है तुम्हें कितना होता है, यह होता है 720 डिग्री, मतलब 720 डिग्री घूमने पर 2 चक्कर हो गए, 720 डिग्री घूमने पे 2 चक्कर हो गए। अब यहां पर कितने डिग्री बचे हैं, बचे कितने डिग्री ये बताओ, कितने डिग्री बचे हैं। तो मैं चाहूं तो इसे लिख सकता हूं, ये हो जाएगा सर साइन 720 डिग्री प्लस 60 डिग्री, 720 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो ये कौन से चतुर्थांश में आ गया, कौन से चतुर्थांश में आ गया, तो सर यहां पर 1 चक्कर 2 चक्कर और फिर आगे 60 डिग्री, तो कौन से चतुर्थांश में आ गया, सर यह आ गया प्रथम चतुर्थांश में। किस में आ गया, प्रथम चतुर्थांश में। तो प्रथम चतुर्थांश में आ गया, तो मुझे पता है सर ये क्या है, ये 270, देख 360 को मैं 0 लिख सकता हूं, अरे 360 घूम के क्या 0 पे आ गए फिर से, तो 270 घूम के भी कहां पे आ गए, 0 पर आ गए, तो 0 पर आ गए, मतलब ये हो गया साइन 60, साइन 60 √3/2। क्या कोई माई का लाल है जिसने इस क्वेश्चन को सूत दिया था, क्या कोई चीता है हमारे बीच में जिसने यह सवाल हल कर दिया था? सचिन वेरी गुड, विनित वेरी गुड, पवन, चेतन, आकाश, वंदना, अंजलि, सिंह, रिया वेरी गुड, साधना, हिमांशु, चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया।
रविंद्र मेरा भी आ गया था, सुमित कुमार, चल ओके। तो ये वाले सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए। अच्छा, इसके अलावा एक दो और छोटी छोटी सी बातें थी, मैं फटाफट लिख देता हूं। साइन 15 डिग्री की वैल्यू मैंने निकालने का बोला था, अगर आपने सॉल्व किया तो √3 - 1 अपॉन में 2√2 आता है वो। इसी प्रकार से साइन 75 की वैल्यू कल मैंने आपको निकाल कर बताई थी, √3 + 1 अपॉन में 2√2 आता है, ठीक है। और बस ये वैल्यूज की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी एक बार कॉपी में लिख लो। इसके अलावा बेटा यहां पर देखो, साइन 15 और कॉस 75 की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो जो कॉस 75 डिग्री होगा वो √3 - 1 अपॉन में 2√2 होगा, और जो कॉस 15 डिग्री होगा वो √3 + 1 अपॉन में 2√2 होगा। कैसे? जैसे मैं कहूं साइन 30 और कॉस 60 की वैल्यू बराबर होती है साइन 60 और कॉस 30 की वैल्यू बराबर होती है आपस में। क्यों? क्योंकि ये पूरक कोण है। पूरक कोण क्या होते हैं? ऐसे कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, ऐसे कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, तो उनमें साइन और कॉस के मान बराबर होते हैं। साइन और कॉस के मान बराबर होते हैं। तो यहां पर इसमें भी साइन और कॉस के निकालना नहीं था ना, वो तो मैंने तुम्हें बल दिया था, जैसे फॉर्मूले से कर लो। बाकी प्रिंस जसवाल आपका भी सही था, बहुत बढ़िया है ना। बाकी ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इनको समझ लो भैया कि ये वैल्यू आ गई तो वाली वैल्यू निकाल लीजिए, सॉल्व नहीं भी करते तो भी आंसर आता। इसी प्रकार से tan 15 और tan 75 की वैल्यू क्या होगी? tan 15 साइन बटा कॉस कर दूंगा, साइन 15 बटे में कॉस 15 कर दूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। इनको डिवाइड करने पे √3/1 अपॉन में √3 + 1, और tan 75 की वैल्यू ये मैं खुद बोल रहा हूं, पूरे फिजिक्स में कहीं काम नहीं आएगी, लेकिन फिर भी हम हवाबाजी करने के लिए लिख रहे हैं। बस हवाबाजी समझते हो ना, भौकाल होना चाहिए भाई, अपना भौकाल होना चाहिए, है ना। जैसे देखा होगा ना तुमने कि जो कुछ अभी जैसे क्रिकेट का माहौल चल रहा था, तो क्रिकेट के मैच में कुछ क्रिकेटर ऐसे होते हैं, ऐसा कैच पकड़ेंगे और उसके अंदर ऐसी जोर से बॉल फेंकेंगे, ये कैच ले लिया, ये है ना। भले कैच लिया, छोटी सी बात है, लेकिन ऐसा भयंकर भोकाल, ऐसी बॉल डाली, बोल्ड हो गया, पूरे ग्राउंड में ऐसा करके घूम रहा, मैंने बोल्ड कर दिया, भाई हो गया ना तेरा, ठीक है। तो ये बस वो भोकाल बनाने वाली बात थी, ठीक है। बाकी जो सज्जन पुरुष होते हैं, है ना, सज्जन पुरुष होते हैं, वो चुटकी मतलब काम, इतना बड़ा काम कर देते, फिर भी उनके लिए नॉर्मल बात है। हाँ, विराट कोहली जैसे कल महेंद्र सिंह धोनी ने, जिसने मैच, जैसे मैच नहीं देखना है तुम्हें, बस बता रहा हूं तुम्हें कि कल जब मैं देख रहा था तो मुझे ऐसा फील हुआ कि भाई ये फिजिक्स के नियम के विरुद्ध है। 0.1 सेकंड के अंदर है ना, 0.1 सेकंड मतलब पलक झपकते ही महेंद्र सिंह धोनी ने स्टंप के पीछे से बॉल पकड़ी और स्टंप में मार दी 0.1 सेकंड में, है ना। और वो इतना नॉर्मल थे, ऐसे स्टंप पारा और एकदम नॉर्मल, हाँ भाई आउट है, कोई बड़ी बात नहीं हमारे लिए, ठीक है। हाँ, तो ऐसा कुछ था। ठीक है, चलिए भाई, तो ये तो बस माहौल बनाने वाली बातें थी। हम आगे बढ़ते। कल मैंने आपको द्विघात समीकरण भी दिए थे कुछ हल करने के लिए। सबसे पहले तो हम ये देख लेते कि द्विघात समीकरण होते क्या है ना। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, द्विघात समीकरण होते क्या है। अच्छा, कितनों ने ये द्विघात समीकरण हल कर लिए थे? कितनों ने ये द्विघात समीकरण हल कर लिए थे? मैंने कुछ 3-4 एग्जाम्पल दिए थे, कितनों ने हल कर लिए थे? आप मैच ज्यादा देखते क्या? नहीं, मैं मैच बहुत कम देखता हूं, लेकिन मैं जो बड़ा मैच होता हूं उसे छोड़ता नहीं हूं फिर, है ना। तो मैं केवल जो फाइनल वाले मैच होते हैं ना, उन्हीं को देखता हूं, बाकी मैं ज्यादा मैच नहीं देखता हूं,
चलो, तो द्विघात समीकरण में क्या क्या बातें होती है ना, द्विघात समीकरण होता क्या, सबसे पहले तो समझ लेते हैं। द्विघात समीकरण समझे उससे पहले हमें यह समझना होगा, कितनों को यह समझ में आता है कि भाई चर और अचर क्या होते हैं। चर और अचर, चर और अचर है ना। हमारे पास गणित में दो प्रकार की राशियां हो सकती है, एक चर एक अचर। तो चर और अचर, चर क्या होते हैं? चर, इसे इंग्लिश में वेरिएबल्स भी बोलते हैं, वेरिएबल्स, ठीक है। और अचर मतलब कांस्टेंट, जो बदल ना सके, नियत, कांस्टेंट, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे हम अचर, ये जो चर होते हैं इनको ज्यादातर किसी अल्फाबेट से, ठीक है, जैसे एक्स, वाई, जेड, है ना, कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं एक्स ही हो, हमेशा एक्स, वाई, जेड, इनसे चिन्हित करते हैं। और अचर क्या होते हैं? अचर जो होते हैं, अचर जो होते हैं वो होते हैं 1, 2, 3, 4, ई, पाई, मतलब सारी संख्या जो होती है, सारी संख्या जो होती है वो अचर होती है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर एक्स, वाई, अरे एक और बात पहले बता दूं मैं तुम्हें आगे बढ़ने से पहले, ये क्या है? ये क्या है? ये जेड है, यह जेड है। सर फास्ट स्पीड कीजिए। नहीं बेटा, मैं फास्ट नहीं कर रहा स्पीड, सॉरी, तुम जा सकते हो मेरी क्लास से। जिसको अगर ऐसा लग रहा है कि स्पीड सर फास्ट कर दो, या जिसको ऐसा लग रहा है कि सर कोर्स नहीं हो पाएगा, तो आप जा सकते हो, तुरंत निकल जाओ यहां से। हाँ भाई, क्योंकि देखो मैंने तुम्हें बात ये पिछले 4-5 दिन से पढ़ा रहा हूं, सबको पढ़ाना है मुझे, जिसको आता है उसे भी पढ़ाना है, जिसे नहीं आता है उसे भी पढ़ाना है, ठीक है। तो मैं ये नहीं चाहता हूं, मैं कोई ऑफलाइन क्लास करने नहीं बैठा हूं यहां पर, ठीक है। ऑफलाइन में क्या होता है, ऑफलाइन में मैं पढ़ाकर तेज पढ़ाकर निकल भी जाऊंगा तो कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ऑफलाइन में तुमको चुपचाप बैठ कर सुनना होगा। ऑफलाइन में कोटा में क्लास में 300-300, 350 बच्चे बैठते हैं, लेकिन उसमें से समझ में, अच्छे से समझ में मात्र 20-25 बच्चों को आता है, बाकी सब बैठते निकल लेते। तो मैं वैसा नहीं पढ़ाना चाहता हूं, है ना, और मैं वैसा पढ़ाऊंगा भी नहीं। मतलब अगर इतिहास गवाह, अगर मैं 350 बच्चों को भी ऑफलाइन बिठा के पढ़ाता था एक साथ, तो 350 के 350 को हर एक बात समझ में आती है, ठीक है। तो तुम्हें, है ना, अब तो यहाँ पे ऑब्वियस बात है, ऑनलाइन में तो ज्यादा है ना, तुम जो 7-8 हजार बच्चे हो, तो हर एक बच्चे को भली अभी देखे या क्लास खत्म होने के बाद में देखे, वो सबको पूरा पूरा समझ में आना चाहिए, ठीक है। चल, हाँ, ड्रॉपर के हिसाब से स्पीड कम है, तो एक काम कर, तू जाके आगे का पढ़ ले, जा, निकल ले अभी मेरी क्लास से, आगे का पढ़ ले, देखता हूं मैं कितना होशियार है। और इतना ही होशियार था, इतना ही होशियार था तो पिछले सिलेक्शन ले लेता, क्यों आया वापस? बात करता है। हाँ भाई, क्या बोलते हो? अगर इतना ही होशियार था, ये जो एक लड़का बहुत देर से बोल रहा है, तो अगर तू इतना ही होशियार था तो पिछले कॉलेज मिल जाना चाहिए था तुझे। हाँ भाई, बता। देखो मेरे सामने ना ऐसा मत क्या करो, बेइज्जती हो जाएगी फालतू में तुम्हारी। अच्छा, तो ये क्या है? ये है जेड। सर ये जेड क्या है? ऐसा नया जेड तो हमने ऐसा बनाना सिखाई, आपने नया वाला जेड लिया है। हाँ, जिनको पता बहुत बढ़िया बात, जिनको नहीं पता ध्यान से सुनो, ठीक है। क्या है? ये है जेड, ये है जेड। जेड मतलब, सर जेड तो ऐसा होता है, ये डंडा क्यों लगा दिया? देखो क्या होगा, अभी जैसे जैसे हम फिजिक्स पढ़ेंगे, आगे केमिस्ट्री पढ़ोगे, बायोलॉजी पढ़ोगे, तो हमारी स्पीड जैसे धीरे धीरे बढ़ेगी, तुम नोट्स जल्दी जल्दी बनाओगे, है ना, जल्दी जल्दी बनाओगे, तो क्या होगा, यहां पर ऐसा, ये 2 है, ये जेड है, ये जेड है, ये 2 है, ये इसमें से, इन 4 में से जेड कौन सा है, 2 कौन सा है, ये बताओ। इन चारों में से जेड कौन सा है, 2 कौन सा है, ये बताओ। नहीं सर, नहीं बता सकते हम, कौन सा जेड है कौन सा 2 है, नहीं बता सकते, ठीक है। तो इसके लिए मैंने इसमें एक छोटा सा अपना ट्रिक बना लिया कि जब भी मैं, क्योंकि देखो तुम्हारे पास कॉपी में तो लाइन होती है, मेरे पास यहाँ पे लाइन भी नहीं है, खुला बोर्ड है ना, खाली पन्ना है, तो इसमें जब भी जेड लिखूंगा तो उसमें ऐसा कट लगा दूंगा, ताकि मान के चलो मैंने कल को 2z लिखा, तो इसमें 22 लिखा हुआ है, z2 लिखा हुआ है, या 2z लिखा हुआ है, कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए इसको काट दिया ऐसे, तो ये 2z बन गया। अगर इसे नहीं काटा, इसको काट दिया, तो ये क्या लिखा हुआ है? ये z2 लिखा हुआ है, ये ऐसा काट दिया मतलब zz लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये छुटका सा ट्रिक है अपन का, अपन आगे बढ़ते हैं अपन।
चलो भाई, तो ये चर अचर हो गए। अब द्विघात समीकरण क्या होते हैं? अगर मान के चलो मेरे पास कोई भी एक समीकरण लिखा हुआ है, कोई भी एक समीकरण लिखा हुआ है, उस समीकरण में अगर मेरे पास जो चर है उसकी अधिकतम घात 2 हो जाए, किसी भी एक चर की अधिकतम घात 2 हो जाए, तो वो समीकरण जो है ना, अच्छा, और उसमें एक ही चर होना चाहिए, ठीक है, सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, एक चर होना चाहिए, और उसकी अधिकतम घात 2 हो जाए तो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। इसका व्यापक रूप जो होता है, व्यापक रूप है ना, अच्छा, अब मैं व्यापक रूप का आज 2-3 बार यूज करूंगा। तो व्यापक रूप क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। किसी भी चीज को अगर मैं बोल रहा हूं व्यापक रूप, तो व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक रूप क्या होता है? अगर मैं कभी भी व्यापक रूप बोल रहा हूं तो इसका मतलब क्या है कि जनरल फॉर्म मतलब क्या हो गया कि यह, इसमें मैं नंबर नहीं लिख रहा हूं, संख्या नहीं लिख रहा हूं, मैं व्यापक रूप से कि भैया इसको इस तरीके से दर्शाया जाता है, इसको इस तरीके से दर्शाया जाता है। जैसे अगर मान के चलो है ना, मैं किसी को कुछ समझा रहा हूं, जैसे एक लड़का पता नहीं क्यों परेशान हो रहा है, क्लास नहीं चलेगी क्या? लैपटॉप में चलेगी बेटा तेरी क्लास, लैपटॉप में। ये मैं 50 बार बोल चुका हूं, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं बार बार वही बात मैं बोल रहा हूं। तो इसके लिए एक मुहावरा बना, क्या? भैंस के आगे बीन बजाने से कुछ नहीं होता, या कुत्ते की दुम को अगर पाइप में डाल के रखो और पाइप निकाल लो तो भी वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। तो इस सब से क्या समझे? क्या ये कुत्ते की दुम की बात कर रहे हैं? क्या मैं असल में भैंस के आगे बीन बजा रहा हूं? नहीं, मैं व्यापक रूप से, मैं जनरल रूप से उन सभी को दर्शाना चाह रहा हूं जिनको मैं समझा रहा हूं, लेकिन समझ कुछ नहीं आ रहा है। आई बात समझ में? तो यह होता है व्यापक रूप, कि आप जनरल फॉर्म में है ना, व्यापक रूप से सबको बोल रहे हो, या एक ऐसा फॉर्मूला है ना, जैसे अगर मान के चल मैंने बोला कि एक ऐसा जीव जिसके 2 हाथ है, 2 पैर है, एक नाक है, मुंह है, दाढ़ी है, आंखें है, बाल है, ये क्या? एक इंसान है। तो एक इंसान का व्यापक रूप हो गया। तो उसी प्रकार से अगर मैं यहां पर a² प्लस bx प्लस c लिखकर बराबर 0 कर दूं, तो यहां पर यह द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। क्या होता है? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। अब इसी प्रकार से इसमें x की अधिकतम घात कितनी है? x का स्क्वायर है, तो इसलिए यह क्या है? द्विघात समीकरण। अगर x का वर्ग नहीं होगा तो वहां पर वह द्विघात समीकरण नहीं होगा, है ना, वो एकांक घात या एकल घात समीकरण कहलाएगा। उसकी बात हम आगे चलकर करेंगे। अच्छा, अब हमें इसमें क्या पता करना है? हमें इसको हल करना सीखना है। अच्छा, एक दो पहले एग्जाम्पल लिख लेते हैं द्विघात समीकरण के। जैसे मैंने लिखा 6x² प्लस 2x प्लस 1, यह द्विघात समीकरण है? बिल्कुल, यह द्विघात समीकरण है, अच्छा, अगर मैंने लिखा होता 8x² प्लस 1 बराबर 8x² माइनस 2 बराबर 0, क्या यह द्विघात समीकरण है? हाँ, x का स्क्वायर आना चाहिए, x का क्यूब हो तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा, है ना, वो त्रिघात समीकरण कहलाएगा। तो हमें बस द्विघात की बात करना अभी। तो क्या ये द्विघात समीकरण है? हाँ सर, x का स्क्वायर है। लेकिन सर इसमें बीच वाला तो पद है ही नहीं, इसमें क्या 3 पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पद। तो इसमें 1 2 3 पद है, लेकिन सर इसमें तो 2 ही पद है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी द्विघात समीकरण होगा। अच्छा, तो सर ऐसा अगर हो जाए 5x² माइनस x बराबर 0, तो क्या यह भी द्विघात समीकरण है? हाँ सर, ये भी द्विघात समीकरण है। अच्छा, लेकिन अगर मैं यहां पर लिखूंगा x प्लस 5 बराबर 0, क्या यह द्विघात समीकरण है? नहीं, यहां यह द्विघात समीकरण नहीं, क्योंकि सर जो x है उसकी अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए,
है ना। मतलब क्या हुआ कि इसमें यहां पर ये जो व्यापक रूप है इसमें बी ना हो, मतलब ये वाला पद ना हो तो भी चलेगा, जैसे इसमें नहीं था चला, सी ना हो तो भी चलेगा, लेकिन ax² वाला पद होना चाहिए, मतलब a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, a की वैल्यू कुछ ना कुछ हमेशा होनी ही चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात पे आते हैं, इनको हल कैसे करते हैं, इनका हल क्या होता है। तो इनको हल करने के हमारे पास अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे एक आपने, हाँ ये एक रेखीय समीकरण है, बिल्कुल सही बात है ना, या हम इसे ये एकांक घात समीकरण भी या रेखीय समीकरण बोल सकते हैं ना। आप चाहो तो इसके ब्रैकेट में लिख लो कि ये क्यों नहीं है, क्योंकि ये रेखीय समीकरण है, रेखीय समीकरण। अच्छा, अब इसके अलावा अगली कहानी ये आती है, इसको हल कैसे करते हैं। तो इसको हल करने के हमारे पास कुछ 2-3 तरीके होते हैं। ठीक है, सबसे बेसिक तरीका होता है बीच वाले पद को स्प्लिट करना, जिसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कहते हैं। दूसरा तरीका होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, है ना, या उनका एक सूत्र। ठीक है, तो हाँ, तो गुणाखंड से भी कर सकते हो, या बीच में ये इसको वही स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को ही गुणाखंड कहते हैं हिंदी में, और या श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी लगा सकते हो। तो एक बार हम पहले बेसिक तरीके से कर देखते हैं, फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे मान के चलो कि यहां इसको हमें हल करना है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट सी बात कि जब भी द्विघात समीकरण होता है या रेखीय समीकरण है, तो इसके कितने हल होते हैं, इसके कितने हल होते हैं। तो जब हमारे पास द्विघात समीकरण होता है, तो याद रखना है हमें, या हमें पता होना चाहिए इसके 2 हल संभव है। 2 हल संभव होते हैं। ठीक है, 2 हल संभव होते हैं। 2 हल संभव है मतलब कि x के ऐसे 2 मान हैं, x के ऐसे 2 मान हैं जिनको आप इस समीकरण में रखोगे तो ये 0 बन जाए। क्या बन जाए? 0 बन जाए। ठीक है, तो 2 ऐसे x के मान होंगे। रेखीय समीकरण होगा तो केवल x का एक एकलौता मान होगा जिसमें या x की एकलौती वैल्यू होगी जो आप यहां पे रखो तो यह 0 बन जाए ना। मुझे उम्मीद है कि ये इतना छोटा मोटा सबको सॉल्व करते हुए आता होगा। इसी प्रकार से पहले हम इसे सॉल्व करके देखते हैं कि यहां पर अगर हमारे पास लिखा हुआ है 6x² - 5x - 14, तो कैसे करना होता है, पहले इसे कैसे करना होता है इसे, है ना। इसे करने के लिए हमें यहां पर x² लिखना होगा माइनस, अच्छा यहां -14 लिखा हुआ है, तो 5x को ऐसा कुछ तोड़ना होगा, ऐसा कुछ, हाँ 10th में पढ़ा था, वेरी गुड, है ना। ऐसा कुछ तोड़ना होगा कि उन दोनों संख्याओं को गुणा करके 14 आ जाए, 14 आ जाए। तो 14 कैसे आ सकता है सर? 14 एक ही तरीके से आ सकता है, 7 × 2 14 होता है ना। तो 7 - 2 करेंगे तो 14 आ जाएगा। तो यहां हो जाएगा सर -7x + 2x - 14 = 0। ठीक है, देख लो एक बार हल करके, -7x + 2x से इनको जोड़ोगे तो -5 आएगा, -7 + 2 तो -5 आएगा, इनका गुणा करोगे तो -14 आ जाएगा, गुणा करोगे तो -14 आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अब क्या करना होता है, अब यहां पर x का मान निकालना। तो देखो इन दोनों पदों में हमें x कॉमन दिख रहा है, तो x बाहर आ जाएगा, x - 7 बचेगा। इन दोनों पदों में 2 कॉमन दिख रहा है, यहां हो जाएगा x - 7 = 0। देखिए 2 बाहर जाएगा, यहां से 14 में से 2 निकालेगा तो 7 बचेगा। अब क्या करेंगे सर, देखो x - 7 इधर भी, x - 7 इधर भी है, तो x + 2 × x - 7 बराबर होगा 0 के। x + 2 × x - 7 बराबर होगा 0 के। ठीक है, इसका तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, इसका यह तात्पर्य, छोटा सा तात्पर्य है कि देखो x + 2 × x - 7 0 है, तो ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है। देख, 2 चीजों को मल्टीप्लाई करने पर, है ना, बिल्कुल बेसिक सी छोटी छोटी सी बातें समझा रहा हूं, इसका फील हमें जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब न्यूमेरिकल आते हैं, ऐसे समीकरण आएंगे तो 2 हल आएंगे हमारे पास, तो हमें चुनना होगा कि कौन सा हल हमारे लिए सही है और कौन सा हल करे हम, या क्या आंसर लगाए। वहां पे बच्चा पूरा कंफ्यूज हो जाता, पूरा कंफ्यूज,
है ना, दो ऑप्शन होंगे उसमें 100% कंफ्यूज होगा, भाई यार ये भी तो वो भी तो, इसका मतलब क्या हुआ। तो हर एक का मीनिंग पता होना चाहिए। तो इसका मीनिंग ये है कि देखो दो चीजों का मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, तो देख दो चीजों का मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, तो क्या एक बात पक्का है कि इनमें से एक संख्या 0 होनी चाहिए। हाँ सर, अरे दो का गुणा कर 0 है ना, इनका इसका गुणा 0 है, तो मतलब x+2 बराबर 0 हो या x-7 बराबर 0 हो। तो सर x-2 बराबर 0 होगा, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -2 और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी +7। x की वैल्यू एक आएगी -2, एक आएगी +7। ठीक है, तो इसका तात्पर्य यह है कि अगर तूने यहां पे -2 रखा तो -2 इंटू +2 0 हो गया। अच्छा, ये पूरा 0 हो जाएगा। 7 रखा तो 7 - 7 0 हो गया। तो यहां पे इसके दो हल आ गए, x-2 और x-7। क्या इतना बेसिक से सबको पूरा समझ में आता है ना। ये बिल्कुल एक एक स्टेप करके बताया। बाकी आगे के क्वेश्चंस मुझे उम्मीद है कि आप 10वीं पास हो तो आप ये कर लोगे, तो मैं इनके सीधे सीधे आंसर्स बता दूंगा। ठीक है, चल तो यहां पर इसको क्या करेंगे अब हल करने के लिए, देखो आओ इसको कैसे करेंगे। इसे लिखेंगे सर x² -11x, देखो एक तरफ ले जाना पड़ेगा क्योंकि ये इधर है ये इधर है, तो इसको इधर ले गया, -11x + 28 बराबर हो गया 0 के। अब कर लो 28 28 को क्या लिखा जाए सर। 28 किसके पहाड़े में आता है सर। 28 3 के पहाड़े में तो नहीं आता, 4 के पहाड़े में आता है। तो 4 × 7 28 होता है, बिल्कुल सही बात। तो यहां पर हो जाएगा x² -4x -7x + 28 बराबर 0। सर आपको कैसे पता चला, देख 4 और 7 को जोड़ेगा तो 11 आएगा, -4 -7 है ना, -4 -7 -11 होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहां कितना होगा -11। तो यहां पर अब हम इसमें से x कॉमन निकाल लेंगे, x -4 हो जाएगा, इसमें से 7 कॉमन निकाल लो, x -4 हो जाएगा, यहां पर बराबर 0 आ जाएगा। तो x -7 इंटू x -4 बराबर 0, तो x के दो मान आएंगे, x -7 बराबर 0 या x -4 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x बराबर 7 और ये हो जाएगा x बराबर 4। क्लियर है मामला, बहुत आसान सी बात, बिल्कुल आसान सी बात। आगे बढ़ जाऊं मैं, क्या ये आसान सी बात लगती है सभी को? क्या ये बात आसान सी लगती है सभी को? आगे बढ़ जाऊं मैं, क्लियर है मामला, क्लियर है सभी को? अच्छा, ये अब होमवर्क में करेंगे आप सभी, होमवर्क। अच्छा, एक और सवाल, 10 सेकंड का समय दूंगा मैं, है ना। ये तो होमवर्क हो गया। मेरे को बताओ भाई, x² - x बराबर 0 है ना, यहां पर ये अभी मैंने लिखा था x² - x बराबर 0, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? जल्दी बताओ, इसका आंसर क्या आएगा? x² - x बराबर 0, x² - x बराबर 0, x² - x बराबर 0, क्या आएगा इसका आंसर? मिस चंदेल, निकिता, अंशका, गोविंद बेटा थोड़ा गलत बता रहा है, अमित कुमार आपका कमेंट आ रहा है, अंकित विश्वकर्मा, सकीना, हाँ, इसके अगर आप सॉल्व करोगे तो आप में से 90% बच्चा क्या करता है ना, 99% बच्चा, 99% चीते क्या करते हैं? चीता क्या करता है? वो इसके एक ही आंसर निकाल पाते हैं। क्यों? x² - x बराबर 0 हो गया, तो सर ये तो मुझे समझ ही नहीं आया, तो इसमें से x उधर भेज दिया, x² बराबर x हो गया, x से x कट गया,
तो 5x बराबर 1 हो गया, x बराबर 1/5 आ गया, ये आंसर आ गया। ठीक है, अगर ये तुमने आंसर निकाल लिया तो ये अधूरा आंसर है, ये अधूरा आंसर है, ये एक आंसर छोड़ दिया आपने, एक आंसर छोड़ दिया आपने, है ना। तो वो वाला आंसर भी पकड़ कर लाना पड़ेगा। तो इसको इस तरीके से नहीं करेंगे हम, इस तरीके से नहीं करेंगे। तो सर कैसे करेंगे फिर? तो इसको हम करेंगे x 5x स्क्वायर माइनस x बराबर 0, इसमें से x कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 5 माइनस 5x माइनस 1 बराबर 0। क्या हो जाएगा? 5x माइनस 1 बराबर 0, 5x माइनस 1 बराबर 0। अब यहां पर दो चीजें हैं, फिर से तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है, देख फिर से वही वाली बात है, ये दोनों मल्टीप्लाई में। अब इसके साथ कोई नहीं है तो इसे अकेला मत छोड़, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, मतलब x बराबर 0 होगा या 5x माइनस 1 बराबर 0 होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं अगर 5x माइनस 1 0 होगा तो 5x बराबर 1 या x बराबर 1/5 होगा। ठीक है, तो दो चीजें संभव है, x बराबर 0 या x बराबर 1/5। क्लियर है मामला? क्या सभी को चमकता है? कितने बच्चे थे कि हां सर हम 0 वाला आंसर छोड़ देते थे? कितने बच्चे 0 वाला आंसर छोड़ देते? ईमानदारी से बोलो, ईमानदारी से, कि हां सर हमने 0 वाला आंसर छोड़ दिया था। बिल्कुल ईमानदारी से, कोई नहीं देख रहा तुम्हें, कोई जज नहीं कर रहा तुम्हें, है ना, कोई ये नहीं बोल रहा कि भाई तेरे को इतना भी नहीं आता, है ना। देखो ये बात है कि मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हमारे बीच में कुछ ऐसे बच्चे जिनको नहीं आता। तो नहीं आता तो इसका दो सॉल्यूशन, नहीं आता तो इसके दो सॉल्यूशन। क्या कि मैं तुझे बोलूं अबे तुझे इतना भी नहीं आता, चल निकल यहां से, तेरी औकात नहीं है नीट पीट निकालने की, क्या डॉक्टर बनेगा रे तू तो, है ना, तेरे को तो कुछ नहीं आता, चल निकल ले यहां से। दूसरी बात, मैं तुझे पढ़ा दूं, है ना, तो मैं सबको पढ़ा दूं, जिनको आता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता वो सीख लेंगे यहां से, वो सीख लेंगे यहां से। ठीक है, तो अगर मैं कोई ऐसी बात बोल रहा हूं, पूरे 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 साल भर याद रखना कि अगर मैं कोई ऐसी बात बोलूं जो तुम्हें ऐसे सुनने में लगे कि अरे सर ये तो क्या छोटी बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं, छोटी बच्ची हो क्या, तो अगर किसी को ऐसा लगे कि ये वाली बात चल रही है तो सोच समझ लेना कि वो तुम्हारे लिए नहीं था, वो तुम्हारे साथ में जो 8000 बच्चे और है उनमें से कोई थे जिनके लिए वो बात बोली गई थी। ठीक है ना। तो ऐसा अपने आप को ऐसा तुच्छ फील मत करना उसमें, या ना तो बहुत बड़ा फील करना, नॉर्मल रहो, जिसको आता है वो समझ लो, जिसको नहीं आता उनके लिए है ये सारी बातें, है ना, क्योंकि मैं हर एक का नाम लेकर नहीं बोल सकता ये सारी बातें। ठीक है, और ना तो मैं छोड़ सकता हूं, क्योंकि ये नहीं आना और डॉक्टर नहीं बनना इनमें कोई रिलेशन नहीं है ना। अगर तुझे नहीं आता तो सीख भाई, इसीलिए तो है हम यहां पर। चल 6x स्क्वायर वाला खुद से करो ना विनीत भाई, अब खुद भी तो कुछ कर लो, खुद से करो। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं अब हम, है ना। अब हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला लिख लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। ये वाला फॉर्मूला बहुत कम यूज में आएगा, हमें फिजिक्स में तो बहुत ही कम यूज में आता है, लेकिन कभी गलती से यूज पड़ जाए तो इसलिए मैं एक बार और बता देता हूं। इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास, आपको बीच में से, हाँ बेटा 0 वाला हल बताना जरूरी है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं ये। तो अगर मान के चलो कि तुम्हें कल को ये बीच में से स्प्लिट करते हैं ना, ये इसका गुणनखंड करते नहीं आया, जैसे यहां पे हमने कर दिया, यहां पे कर दिया, नहीं आया, तुम्हें नहीं आया, तो क्या करोगे? तो यहां पर हमारे भारत देश के एक बहुत ही उच्च कोटि के गणितज्ञ रहे, जिन्होंने बोला कि देखो भैया मैं इसका एक लाइन में हल करके दे सकता हूं, है ना। तो उन्होंने बताया कि इसको ऐसा लिखो, माइनस बी की वैल्यू रहेगी तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a के रूप में लिख लो। किसके रूप में लिख लो? 2a के रूप में। उन्होंने बोला कि ये फॉर्मूला है, इसमें सारी वैल्यूज रखो और आंसर पाओ, आगे बढ़ जाओ, खुश हो जाओ, है ना। वैल्यूज रखो, आंसर पाओ, आगे बढ़ जाओ, खुश हो जाओ। क्लियर है मामला? और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। यहां पर आपके पास, जैसे हमने ये सॉल्व किया तो इसमें a की वैल्यू 6 है ना, आपको b की वैल्यू दिख रही है, c की वैल्यू दिख रही है, वैल्यू उठा के रखो और आंसर पाओ, आगे बढ़ जाओ, खुश हो जाओ। इसमें एक
और लास्ट बात बतानी है मुझे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो ग्रेटर देन 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर यहां पर रूट में वैल्यूज है, तो रूट में अगर नेगेटिव वैल्यू की तो वो हमारे बस के बाहर है, उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं? इसे हम डी बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। अच्छा, हिंदी में लिख देता हूं, हिंदी में इसे विविक्तक बोलते हैं, विविक्तर बोलते हैं इसे हिंदी में। कैपिटल डी से चिन्हित करते हैं, जो क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। और ये 0 से बड़ा होना चाहिए, हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। यहां क्योंकि रूट है तो रूट में नेगेटिव संख्या नहीं आनी चाहिए, रूट में नेगेटिव संख्या नहीं आनी चाहिए। क्लियर है मामला? तो अच्छा सर, रूट में नेगेटिव संख्या क्यों नहीं आनी चाहिए? जैसे अगर मान के चल यहां पे तूने सॉल्व किया और यहां आ गया -√2, तो यह एक्चुअल में इमेजिनरी संख्या हो जाती है ना? यह रियल संख्या या यह वास्तविक संख्या नहीं बचती है, तो वो हम नहीं कर सकते हल, है ना? उसका हल अभी हम नहीं कर सकते, उसके लिए अलग गणित पढ़ना पड़ता है, उसके लिए हमें कोई जरूरत है नहीं। तो यह -2 नहीं होना चाहिए। 2√2 हो सकता है, √3 हो सकता है। अच्छा एक बात बताओ, √2 की वैल्यू होती है 1.414, याद रखना है ना, और √3 की वैल्यू होती है 1.73। ये आगे काम आ सकता है हमें कहीं ना कहीं। √4 2 होता है। तो यह कुछ छोटी छोटी सी बातें जो हमें पता होनी चाहिए। क्या ये वाला क्वेश्चन भी होमवर्क में दे दूं, मैं आगे बढ़ जाऊं? क्या आगे कुछ और बातें कर ले हम? क्या ये वाला क्वेश्चन भी होमवर्क में दे दिया जाए? क्या ये वाला क्वेश्चन भी होमवर्क में दे दिया जाए? बेटा जो क्वेश्चन होमवर्क में नहीं बन रहे उनके वीडियो सॉल्यूशन है नीचे, और चिंता मत करो, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो एक दिन मैं एक्स्ट्रा क्लास रखूंगा जिसमें होमवर्क के सारे क्वेश्चंस बोर्ड पे बताऊंगा मैं, है ना? वो मेरी जवाबदारी है, चिंता मत करो। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सी वाला सही है, ठीक है, एक बार ट्राई कर लेना, है ना? ये कल मैं आंसर बता दूंगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम, है ना? अब देखो, अब आज की क्लास में यही करना है, कुछ छोटी छोटी सी बातें बची उन्हें कंप्लीट करना है हमें। जैसे हमें समांतर श्रेणी क्या होती है ये समझना। सर श्रेणी क्या होती है, सबसे पहले तो ये समझते। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास हमें क्या मतलब मैक्सिमम बात जो आती है हमें, वो क्या होता है? कुछ पदों का योग करना होता है। क्या करना होता है? कुछ पदों का योग करना होता है। तो जिन पदों का योग करना होता है, जो पदों का, हाँ बेटा ये सारी बातें कक्षा 10वीं में पढ़ी थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने तुझे पहले दिन ही बोला था, अगर तुम 10वीं फेल भी हो तो भी मैं तुझे फिजिक्स पढ़ा दूंगा, है ना? अगर तुम 10वीं फेल हो तो भी मैं तुम्हें फिजिक्स पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? मैंने तुझे स्क्वायर और मतलब हर एक संख्या का वर्ग और घन तक लिखवाया, जो शायद कक्षा 8वीं में लिखवाते, 8वीं 9वीं में, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुझे जितना आता है बहुत बढ़िया बात है, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए तो मैं हूं यहां पर। चल, समांतर श्रेणी, बिल्कुल सही बात, आपने पढ़ा है समांतर श्रेणी। अब हमें क्या यूज आएगा समांतर श्रेणी का कि हमारे पास बहुत सारी चीजें होंगी जिसमें कुछ कुछ पदों का योग करना होगा। अब ये जो पद होंगे उनका आपस में कुछ ना कुछ संबंध होगा। क्या होगा? कुछ ना कुछ संबंध होगा। जैसे ऐसा हो सकता है कि हर क्रमांगत पदों के मध्य क्रमांगत पदों मतलब अगला नंबर, है ना? पदों के मध्य अंतर समान हो। जैसे मान के चलो, मैंने यहां पर लिखा 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22। तो इन सभी पदों के मध्य क्या है? अंतर समान है। जैसे इनका अंतर लोगे, क्रमांगत मतलब एक के बाद एक, है ना? क्रमांगत मतलब एक के बाद एक। तो यहां पर 2, 7, 10, 13,
तो इनके बीच में अंतर 3 है, यहां 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 3 3 3 3 3 का अंतर है। ठीक है, तो यह अंतर समान है। तो यहां पर हम इस अंतर को, है ना, पदों के मध्य जो अंतर होता है उस अंतर को d द्वारा चिन्हित कर देंगे, अंतर को d द्वारा चिन्हित कर देंगे। प्रथम पद जो होता है ना, प्रथम पद को ए द्वारा चिन्हित कर देंगे। ठीक है, अब यहां पर राजेश कुमार ध्यान देंगे, है ना, हमारे बीच में संगीतकार राजेश कुमार आ चुके हैं। तो यहां पर प्रथम पद ए आ चुका है, इन दोनों के मध्य अंतर डी आ चुका है। जैसे यहां पर प्रथम पद की वैल्यू 4 हो गई, अंतर डी हो गया है। अब हमें क्या करना है, हमें इसमें 2-3 बातें निकालनी है ना, 2-3 बातें निकालनी है। इंग्लिश में कहते हैं इसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। तो यहां पर अब हमें क्या करना है, हमें 2-3 बातें निकाल सकते हैं। हमें पूछेगा कि यहां से 10वां पद, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 पद तक लिखे, 8 9 10 11 12 कोई भी nth पद पूछ सकता है या nth पद की आवश्यकता हो सकती है। तो यहां पे nth पद जो होगा, nवां पद मतलब प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम छठा सातवां आठवां नवा कोई भी पद हो सकता है। तो उसके लिए हमारे पास सूत्र होता है जिसे हम कहते हैं an मतलब nवां पद। तो यह होगा a प्लस n-1 इंटू डी। क्या होगा, n-1 इंटू डी। इसी प्रकार से हो सकता है कि आपसे इन सभी पदों का योग पूछ ले, है ना। ये गणित है, इसमें हम ज्यादा घुसेंगे नहीं, हम बस इसका फॉर्मूला बताना चाहेंगे। तो यहां पर इनका योग, तो nवां पद और n पदों का योग, तो इनका योग जो Sn से चिन्हित करेंगे। हम किससे चिन्हित करेंगे, Sn। मुझे पता है सब कुछ, वेरी गुड बेटा, है ना। तो इन सब का योग, तो इनको जोड़ दो, मतलब ऐसा लिखा होता 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 13 प्लस 16 प्लस 19 प्लस 22 प्लस, इसी प्रकार से जोड़ते जाऊं। तो यहां पर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, क्या होगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यह सूत्र होता है। ठीक है, अच्छा, क्या मैं इस पे कुछ चूजो जैसे सवाल करवाऊं या बस केवल सूत्र बता दूं? आप मेरी बातें समझ चुके हैं, मेरी भावनाएं समझ चुके हैं? क्या आप मेरी बातें समझ चुके हो? क्या आप मेरी बातें समझ चुके हो या मैं इसको एग्जाम्पल से समझाऊं, है ना। जैसे अगर आप चाहो तो इसका ही एग्जाम्पल कर लेते हैं। एक जामफल, मैंने यही श्रेणी ले ली, 4 7 10। मुझे यहां पर 10वां पद पता करना है। 10वां पद क्या होगा, जल्दी से बता दो। 10वां पद क्या होगा, 10वां पद क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। 10वां पद क्या होगा, 10वां पद। तो कैसे करेंगे सर, आपने सूत्र बताया an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अच्छा, तो हमारे पास 10वां पद निकालना, तो 10 लिख देते नीचे। अच्छा, प्रथम पद है 4, ओके सर, n की वैल्यू क्या है 10, 10वां पद निकाला, 10 माइनस 1 इंटू इनके मध्य अंतर, तो d की वैल्यू आपने 3 बताई थी, a की वैल्यू 4, है ना। d क्या है, इनके मध्य अंतर। तो कितना हो जाएगा सर, d की वैल्यू 3 रख देते, तो यहां हो जाएगा 4 धन 9 इंटू 3, है ना। ये कितना होगा, 4 धन 27 या 31 लिख सकते हैं हम। क्या लिख सकते हैं, 31, बिल्कुल सही बात। ऐसे ही आप चाहो तो 10 पदों का योग निकाल लो, यहाँ पे वैल्यूज रख लो, यहाँ पर वैल्यू रखो, a की वैल्यू रखो, n की वैल्यू रखो, इन सबको मल्टीप्लाई कर लो बस। क्या 10 पदों का योग निकाल सकते हो? प्रथम 10 पदों का योग,
प्रथम 10 पदों का योग निकाल पाओगे? जल्दी से कॉपी पे पेन चलाओ और आंसर बता दो। प्रथम 10 पदों का योग S10, क्या लिखना है? S10। Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a n-1 इंटू d। क्या कर पाओगे? क्या सभी चीते इसका आंसर निकाल सकते हैं? 10/2 इंटू 2 इंटू प्रथम पद कितना है? 4 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 3। ये मेरा आंसर है। 720 आंसर आ रहा है। 720 तो नहीं आएगा यार, 720 तो नहीं आएगा। $720 तो नहीं आएगा। कितना आएगा आंसर? मैं नहीं सॉल्व करूंगा, मैं नहीं सॉल्व करूंगा। 155, 175, 225 और कुछ बचा तुम्हारी जिंदगी में? 55। एक 125, 432, बहुत ही बढ़िया। ये हो जाएगा 5, है ना। यहां पर हो जाएगा 8, 8 प्लस कितना था ये, है ना। ये तो हम 27, 27 प्लस 8 कर देंगे, है ना। तो इंटू 5 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 35। 175 सही आएगा भाई, 175 आएगा, बिल्कुल सही बात है, 175 आएगा। ये गुणा भाग बनने चाहिए भैया, बहुत आसान थे। 255 आ गया। सुनीता बेटा आपका कमेंट दिख रहा तो आप ही का कमेंट देखते रहे, बाकी सब भी है। चलिए बहुत बढ़िया। अब इसमें हमें एक दो और बातें पता होनी चाहिए। जैसे अगर मान के चलो मेरे पास समांतर श्रेणी में ही अगर प्राकृत संख्याएं आ जाए, जैसे मुझे यहां पर लिखना पड़े प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, जैसे मैंने यहां पे लिखा 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6 धन n, है ना। जब को पता चला कल को निकालना पड़े पहले 50 पद, मतलब 1 से 50 तक जोड़ने पर क्या आएगा, 1 से 10 तक जोड़ने पर क्या आएगा, 1 से 20 तक जोड़ने पर क्या आएगा। तो यहां पर क्या करेंगे, इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र जो होता है बेटा वो हम ध्यान रखेंगे। इसमें होगा n इंटू n प्लस 1 बटे में 2, n इंटू n प्लस 1 बटे में 2। सीधा सीधा याद रख लो। मैं कैसे लेकर आया, ये वाला जो सूत्र दिख रहा है इसमें a की वैल्यू 1 रख दी, n की वैल्यू n रख दी, d की वैल्यू 1 रख दी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रथम पद भी एक है और अंतर भी एक है। तो आप सीधे सीधे ये फॉर्मूला याद रख सकते हो जिंदगी भर के लिए, है ना। जिंदगी भर के लिए ये याद रख सकते हो, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। चलो इसी प्रकार से अगर मान के चलो मेरे पास n प्राकृत संख्याओं के वर्ग का योग करना है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। लिख लो n प्राकृत, यहां लिख लो प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्ग का योग। लिखो यहां पर प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्ग का योग। तो इसका जो सूत्र होता है ये पूरे फिजिक्स में एक बार काम आएगा, एक आधी बार काम आएगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप यहां पर ध्यान रख सकते हो
यहां पर जो सूत्र होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे में 6। इसी प्रकार से अगर मान के चलो मुझे यहां पर प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्ग की जगह घन का योग निकालना है। जैसे मेरे को निकालना है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब, इसी प्रकार से। तो इसका जो सूत्र होता है वो यही होता है n इंटू एन प्लस 1 बटे में 2 का वर्ग करना होगा। ठीक है, अच्छा, तो ये सूत्र वाली बात हो गई। हाँ, जैसा जैसा मैं बोर्ड पे लिखते जा रहा हूं वैसे वैसे आप कॉपी में लिखते जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें हमें लिखना क्या क्या है ना, हमें इसमें लिखना मतलब n की वैल्यू क्या क्या लिखनी होती है, n की वैल्यू क्या क्या लिखनी होती है। तो n की वैल्यू क्या होगी सर, n की वैल्यू क्या होगी, जैसे देखो यहां पर जैसे मुझे क्वेश्चन में पूछा कि क्वेश्चन कर रहे थे एग्जाम्पल है ना, प्रथम मतलब 1 से प्रथम क्या करे 20 कर ले क्या, 20 करो, चलो 20 तक, 1 से 20 तक का योग क्या होगा, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। मुस्कान बेटा क्या पूछ रही है ये कि नीट के लिए आपके नोट्स काफी होंगे क्या। नहीं बेटा, बिल्कुल काफी नहीं होंगे। 1 से 20 तक का योग करके बताइए। एक से 20 तक का योग करके बताइए। हाँ, तो कैसे करेंगे, यहां पर हो जाएगा n मतलब 20 इंटू 20 धन 1 बटे में 2। तो सर ये 2 से 2 कट गया, ये हो गया 10 इंटू 21 या 210 आंसर आ गया, एकदम आसान सी बात। तो क्या छोटे छोटे से कार्यक्रम कर पाओगे जिंदगी में, क्या आगे बढ़ पा रहे हो, क्या ये छोटे छोटे से कार्यक्रम कर पाओगे, बोलो हाँ या ना। क्लियर है मामला। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम, है ना। इसी प्रकार से हम कुछ बात करते हैं गुणोत्तर श्रेणी की। गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, अगली हेडिंग डालेंगे गुणोत्तर श्रेणी। ये क्या होता है सर, ये तो नहीं पढ़ा। हाँ, ये आपने कक्षा 10वीं में नहीं पढ़ा था। ठीक है, देखो मैं तुझे कक्षा 10वीं का गणित नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं तो वो गणित पढ़ा रहा हूं जो फिजिक्स में काम आएगा। तो मैं तुझे यहाँ 10वीं नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं तुझे सब कुछ पढ़ाऊंगा जो आप पढ़ लिया, ठीक है, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, है ना। इसे हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं अंग्रेजी में, या जीपी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जीपी। अब इसकी क्या खास बात है, गुणोत्तर श्रेणी की। इसकी ऐसी कुछ खास बात है कि इसमें क्रमांगत पदों का अनुपात समान होता है ना। वहां पर अंतर समान था, यहां पर क्रमांगत पदों का अनुपात समान होता है। क्रमांगत पदों का अनुपात समान होता है। ठीक, जैसे 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 अगर मैं कहूं कि मैंने यहां पे लिखा 2 4, ज्यादा आसान एग्जांपल हो जाएगा, चलो ठीक है कोई बात नहीं। 2 4 6 8 नहीं 2 4 8 16 32 64 128 512 1024 2056। ये क्या चल रहा है, इनमें अगर जब भी हम अनुपात निकालेंगे, तो वो नियत आएगा, अनुपात नियत आएगा। जैसे 4/2 करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 8/4 करेंगे तो 2 आएगा। 16/8 करेंगे तो 2 आएगा।
32/16 करेंगे तो 2 आएगा। इसी प्रकार से कहानी चलती जाएगी। मतलब मैं ऐसा सोच सकता हूं कि यहां पे हर एक पद में 2 का गुणा किया है, हर एक पद में 2 का गुणा किया है। किसका गुणा किया है? 2 का गुणा किया है। तो 2 का गुणा किया, तो यहां पर क्या आ गया? 2 मेरे लिए क्या हो गया? मेरे लिए यहां पर अनुपात हो गया है ना। मतलब ये मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां पे हर एक पद में 2 का गुणा कर रहे हैं। तो यह क्या हो गया? यह गुणोत्तर श्रेणी हो गया मेरे लिए। हाँ, अबे 2 का पहाड़ा नहीं है मूर्ख, ये कौन से गांव से आया है? अबे 2 का पहाड़ा लिखा हुआ है क्या? ये कहां पढ़ लिया? ये 2 का पहाड़ा नहीं है, 2 का गुणा करते जा रहा हूं, 2 का गुणा करते जा रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर यह नियत अनुपात वाली बात होगी। यह अनुपात समान है, तो समान अनुपात कितना आ रहा है इनका? 2-2 आ रहा है। अच्छा, अब हमें इसमें क्या पता करना है? इसमें हमें nth पद का भी सूत्र पता होना चाहिए। अच्छा, इसमें पहले एक बार लिख देता हूं, है ना, कि प्रथम पद जो होता है, प्रथम पद को हम a से चिन्हित करते हैं, और जो समान अनुपात आ रहा है उसे हम समान अनुपात को d से चिन्हित करते हैं। किससे चिन्हित करते हैं? d से। अरे d नहीं रे भाई, यहां r से लिखेंगे। ये इनका अनुपात जो है वो r से चिन्हित किया जाता है। अनुपात बराबर रहेगा और अनुपात को r से चिन्हित करते हैं। अब यहां पर हमें इसमें ज्यादा मजदूरी करने वाली बात नहीं है ना, इसमें ज्यादा चीजें पूछी नहीं जाती। इसमें एक ही चीज पूछी जाएगी या एक ही चीज हमें काम आएगी, हमेशा एक ही चीज काम आएगी, वो अब मैं बताने जा रहा हूं, है ना। उससे पहले इसमें वही हवाबाजी वाली बातें, 1-2 और चीजें बता दूं मैं आपको कि nth पद जो होता है, मतलब मान के चल यहां से मुझे पता करना है कि 50वां पद क्या होगा, या यहां से मुझे पता करना है कि 8वां पद कितना होगा। तो कैसे पता करेंगे? तो यहां पर हम इसे लिखेंगे an बराबर a इंटू r की घात n-1। थोड़ा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा अजीब होता है, लेकिन कोई बात नहीं, यह अपना है, इसे ऐसा ही रखना होगा। यह क्या है? nवां पद का सूत्र। इसी प्रकार से अगर आपको इनको योग करना है, इन सबको जोड़ना है, तो इनको जब जोड़ोगे तो जो सूत्र बनेगा वो बनेगा Sn बराबर a इंटू 1 माइनस r की पावर n अपॉन में 1 माइनस r। n पदों का योग है ये। क्या है ये? n पदों का योग है। क्लियर है ना। अब यहां पर ये जो फॉर्मूला था या ये वाली जो बातें थी वो बहुत कम यूज होगी। तो सर क्यों पढ़ा रहे गुणोत्तर श्रेणी पर? एक्चुअल में ये वाली जो गुणोत्तर श्रेणी ना वो काम नहीं आती है ज्यादा। तो सर कौन सी गुणोत्तर श्रेणी काम आती है? तो क्या ये वाला फॉर्मूला रटना है? नहीं, ये वाले फॉर्मूला याद नहीं करना, ये तो बस हमने लिखे ताकि अगर ऐसा गलती से कल को आ जाए तो हम कॉपी के पन्ने पलटाकर देख तो ले कि हाँ ऐसा कुछ लिखा था। एक्चुअल में जो हमें गुणोत्तर श्रेणी काम आती है ना, या जो फिजिक्स में 99% जगहों पर काम आएंगी, वो गुणोत्तर श्रेणी कौन सी होती है? तो वो एक्चुअल में होती गुणोत्तर श्रेणी ही, लेकिन उसका एक अलग प्रकार होता है। क्या प्रकार होता है? एक और देखो, जैसे उसमें एक्चुअल में मैं लिख रहा हूं 1 धन 1/2 धन 1/4 धन 1/16 8 धन 1/16 धन 1/32। इसी प्रकार से कहानी चलती जाए। क्या यह भी गुणोत्तर श्रेणी है? हाँ बिल्कुल, यह भी गुणोत्तर श्रेणी ही है। तो यह भी गुणोत्तर श्रेणी है क्या? सर कैसे पता करें अब ये गुणोत्तर श्रेणी है कि नहीं? इनमें क्रमांगत पदों को, अच्छा सर आपने यहाँ पे प्लस लगा दिया, यहाँ प्लस नहीं लगाया, कोई बात नहीं, मैं इसका योग वाला सूत्र पढ़ाना चाहता हूं आपको बेसिकली, जो हमें सबसे ज्यादा काम आएगा।
क्या पढ़ाना चाहता हूं, इसका योग, योग वाला सूत्र। इसमें भी योग वाला सूत्र ये पढ़ा हमने, योग का सूत्र, लेकिन इसके योग का सूत्र इतना काम नहीं आएगा जितना यह आएगा। तो सबसे पहले तो ये पता करो ये गुणोत्तर श्रेणी है या नहीं, है या नहीं। तो कैसे पता करेंगे, यहां पर अगर मैं क्रमांगत पद देखो, जैसे पहला पद आर देखो सर, आर, तो आर क्या होता है सर, आपने बताया अनुपात, तो आपने 4/2 करा था, 8/4 करा था, 16/8 करा था, 32/16 करा था, ये इसका अनुपात लिया। वैसे यहां पे करके देखते ये होगा 1/2/1, तो सर ये आएगा 1/2। अच्छा, फिर इनका अनुपात लेंगे सर तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 1/4 बटे में 1/2, तो कितना आएगा सर, आपने बताया दोस्त का दोस्त दुश्मन होता है, नहीं सर, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो 2 पलटी का ऊपर चले जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, तो यह भी कट के 1/2 बचाएगा। क्या बचाएगा, 1/2 बचाएगा। ठीक है, यहां पर अगर हम देखें तो अगला पद है 1/8 बटे में 1/4, है ना। मैं हर बार इतना सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, यह पहली बार कर रहे हैं इसलिए मैं करके बता रहा हूं, बाकी तो आप डायरेक्ट ही कर लोगे, तुम चिंता वाली बात नहीं है। तो यह कितना होगा, यह हो जाएगा सर 4/8, या इसको भी मैं 1/2 लिख सकता हूं, बोल हाँ या ना। तो तुझे एक बात समझ में आई कि सर यहां पर अनुपात 1/2 आ रहा है, क्या आ रहा है, 1/2 अनुपात आ रहा है, यहां पे अनुपात 2 आ रहा था। तो इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, इन दोनों में क्या अंतर है, ये बताओ भाई, इन दोनों में क्या अंतर है, क्या अंतर है इन दोनों में, हाँ कोई बताना चाहेगा, इन दोनों में क्या अंतर फील हो रहा है, क्या अंतर फील हो रहा है सर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सी बात कि इसका जो अनुपात है आर, वो आर यहां पर इसमें आर का मान जो है वह 1 से बड़ा था। ये वाले जो सूत्र लिखे इसमें आर का मान 1 से बड़ा था, आर का मान 1 से बड़ा था, और इसमें जो अनुपात आ रहा है वो 1 से कम आ रहा है, इसका अनुपात 1 से कम आ रहा है। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट सी बात थी जो हमें पता होना चाहिए कि जब भी आर का मान, या है ना, ये देखिए ये ऐसे बार बार करने की जरूरत नहीं, वो अभी 1-2 बार कर लेंगे तो हम पता चल जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर वासुदेव प्रजापति आज तेरी यह आखिरी क्लास ही, समझ रहा है, आखिरी क्लास का मतलब क्या होता है, कल से तेरा कोर्स बंद हो जाएगा, ना फिजिक्स चलेगा, ना केमिस्ट्री चलेगा, ना बायोलॉजी चलेगा। ठीक है, चल, तो यहां पे आर की वैल्यू जो है वो 1 से कम है, 1 से कम है आर की वैल्यू। तो आर की वैल्यू अगर 1 से कम है तो यहां पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट सी बात ये थी, तो यहां पर अब इसमें जो सूत्र होता है वो अलग सूत्र होता है, और जिसकी जरूरत होती है वह होता है कि अनंत पदों का योग। किसका पूछते, अनंत पदों का योग, अनंत पदों का योग, अनंत पदों का योग, इसे हम बोलते हैं एस अनंत। इस पर क्वेश्चन करेंगे हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे लिए, पूरे श्रेणी जितनी पड़ी उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला यही है, और बहुत प्यारा सा छुटकू सा फॉर्मूला होता है, a/1 - r, a/1 - r, a/1 - r। ठीक है, तो यहां पर देखो इस फॉर्मूले में क्या अंतर है, a × 1 - r की पावर n/1 - r, उसमें ये वाला पद है ही नहीं, तो दोनों में से कौन सा याद रखना है, ये वाला याद रखना है, ये वाला सबसे ज्यादा काम आएगा हमको। जितना मैंने पढ़ाया आज उन सब में सबसे ज्यादा जो फॉर्मूला काम आएगा वो यही वाला फॉर्मूला काम आएगा। इस पे लगाओ 3-4 स्टार। एस अनंत जो होगा वो a/1 - r होता है। ठीक है, क्या होता है, एस अनंत जो होता है वो a/1 - r होता है। क्लियर है, बाकी ये वाला फॉर्मूला आप कॉपी में लिखोगे, इसे हमें ज्यादा याद नहीं करना है, हमें याद ये वाला करना है, और क्वेश्चन भी इसी पे आएंगे हमें। ठीक है, जैसे ये वाला भी, ये तो क्वेश्चन ही था, इसका हल करके देखते हैं एक बार हम। अगले पेज पर फिर से मैं ये लिख रहा हूं, है ना, फिर से मैं लिख रहा हूं, एक बार हम हल करके देखते हैं। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। हाँ, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, आंसर बस वही है, बस वही चीज याद रखनी है।
चलो जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है एक धन ना, मान के चलो मेरे पास कुछ डेयरी मिल्क की चॉकलेटें है, बड़ी वाली डेयरी मिल्क, सबसे बड़ी डेयरी मिल्क जितनी तुमने आज तक दुनिया में देखी हो उतनी बड़ी डेयरी मिल्क। तो मैंने सोचा कि तुम्हें डेयरी मिल्क खिलाई जाए, है ना। तुमने बहुत मेहनत कर ली, तुमने पूरे 1.5 घंटे फिजिक्स पढ़ लिया, है ना, बहुत बड़ा काम किया है, इतना तो तुम्हारा पिछली 7 पुश्तों में कोई नहीं कर पाया था, ठीक है। तो तुमने कर लिया, तो तुम्हें इसके लिए डेयरी मिल्क दी जाए। तो अब डेयरी मिल्क देने का तरीका अलग है, क्या कि ये मेरे पास एक डेयरी मिल्क है, ठीक है। तो मैंने बोला तुम्हें कि मैं एक कंडीशन है, हाँ 150 वाली डेयरी मिल्क, 150 वाली डेयरी मिल्क, 150 रुपीज वाली डेयरी मिल्क, ठीक है। मैंने तुम्हें बोला कि हर बार जितनी मैं डेयरी मिल्क दूंगा अगली बार उससे आधी दूंगा, हर बार जितनी दूंगा अगली बार उससे आधी दूंगा। मतलब जैसे मान के चल अभी मैंने तुझे एक डेयरी मिल्क दी, तो ये मैंने तुझे एक डेयरी मिल्क दे दी, प्लस अब अगली बार क्या दूंगा, एक की आधी डेयरी मिल्क। तो अब तुम्हें क्या मिलेगी, सर एक मिल गई, फिर अगली बार इसकी आधी डेयरी मिल्क मिली, तो कितनी हो गई सर, एक प्लस आधी डेयरी मिल्क मिल गई है मुझे, प्लस अब जितनी दी आधी दी तो अब उसको भी, है ना, मतलब मेरे पास तो बहुत सारी डेयरी मिल्क है, बहुत सारी मिल्क है, मैंने एक डेयरी मिल्क तुझे दे दी, अगली डेयरी मिल्क निकाली, उसको बीच में से तोड़ा, फिर उसकी आधी तुझे दे दी, फिर अब मेरे पास जो बची उसको फिर बीच में से तोड़ा, फिर आधी तुझे दे दी। तो क्या था, जितनी थी उसकी आधी, तो इसकी आधी 1/4 हो जाएगी, फिर ये 1/4 बची, तो ये जो 1/4 टुकड़ा था इसका भी एक अब बीच में से आधा कर दिया, तो 1/8 टुकड़ा बचा। अब ये 1/8 जो बचा इसको भी बीच में से काट दिया, तो 1/16 हो गया। फिर ये जो 1/16 टुकड़ा बचा इसको भी बीच में से तोड़ दिया और इतना छुटकू सा टुकड़ा आ गया 1/32। और इसी प्रकार से कहानी चलाती गया, और मैंने बोला जब तक चॉकलेट में देना खत्म नहीं करूंगा तब तक तुम्हें लेना पड़ेगा, जब तक मैं देना खत्म नहीं करूंगा तब तक तुम्हें लेना पड़ेगा, है ना। और अगर ऐसा नहीं कर पाए तो फिर जितनी चॉकलेट होगी उस सबका पैसा तुम दोगे, है ना। मेरे पास जितनी चॉकलेट होगी उन सबका पैसा तुम दोगे, एक डब्बा भर के चॉकलेट है मेरे पास, उन सबका पैसा तुम दोगे। तो अब तुमने बोला सर कंडीशन तो हमें मंजूर है, कर दो शुरू। तो अब मैंने शुरू कर दिया, तो जितनी दी उसकी आधी, जितनी दी उसकी आधी, जितनी दी उसकी आधी, जितनी दी उसकी आधी। तो अब तुम्हें थोड़ी देर बाद 1/32वां भाग मिलेगा, फिर इसका आधा 1/, यहां पर 1/64 हो जाएगा, फिर उसका आधा 1/128, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा। थोड़ी देर बाद क्या बोलोगे, सर मतलब तू समझ रहा कि देख मेरे पास पहले ये एक डेयरी मिल्क है, मान के चल एक डेयरी मिल्क है, तो एक डेयरी मिल्क मैंने तुझे दे दी, फिर इसके बाद में इसकी आधी डेयरी मिल्क दी, तो ले भाई ये आधी डेयरी मिल्क और ले ले, फिर इसके बाद में ये आधी डेयरी मिल्क बची, तो इसकी भी आधी कर ली मैंने, फिर ये आधी डेयरी मिल्क फिर दे दी मैंने तुम्हें, फिर ये जो बची इसकी भी आधी करी, लो भैया ये आधी और ले लो, फिर उसके बाद में जितनी बची उसकी और आधी कर दी मैंने, फिर ये आधी तुम ले लो, फिर ये जितनी बची इसकी फिर से मैंने आधी कर दी, ये ले लो, फिर ये जो बची इसकी भी फिर से आधी कर दी, फिर उसके बाद में ये जो बची इसकी भी आधी कर दी, फिर इसके बाद में ये जो बची है, हाँ बची तो है, ये जो इतनी सी बची है इसकी फिर से आधी कर दी मैंने, फिर जो बची इसकी फिर से आधी कर दी, फिर ये जो बची इसकी फिर से आधी कर दी, फिर ये जो बची इसकी फिर से आधी कर दी, अब तो निकल भी नहीं रही है, फिर ये आधी, इसी प्रकार से अनंत तक मैं आधी करता गया। तो थोड़ी देर बाद तुम्हें क्या लगेगा, और सर मेरे पास तो बहुत सारी चॉकलेट हो गई, मेरे पास तो बहुत सारी चॉकलेट हो गई, मेरे पास तो बहुत सारी चॉकलेट हो गई। चॉकलेट तो ठीक है, अब यहां पे कचरा उठाने कौन आएगा, चॉकलेट तो थी नहीं सर, कचरा हो गया अलग। तो तुम थोड़ी देर बाद क्या बोलोगे, सर बस गलती हो गई सर, पैसा ले लो, चॉकलेट मत दो सर, प्लीज सर मुझे माफ कर दो, आज के बाद कभी नहीं करूंगा ऐसा, है ना सर, गुस्ताखी माफ हो। इससे बढ़िया तो सर हम लालच में आते ही ना, है ना, थोड़ी सी लालच जो है वो अब तुम्हें सजा बन चुकी है, क्योंकि जब तक चॉकलेट खत्म नहीं होगी मैं बीच में से तोड़ता रहूंगा।
तो यहां पर अगर मैं इन सबका योग कर दूं तो अल्टीमेटली हम समझते तुम्हें कितनी चॉकलेट मिली। तो यहां पे प्रथम पद है a अपॉन में 1 माइनस आर। यहां पर अब यह सूत्र काम आएगा, यहां पर यह सूत्र काम आएगा। तो यहां पे प्रथम पद जो है वो a है। देखो यहां पर प्रथम पद जो है वो कितना हो चुका है, प्रथम पद जो हो चुका है वो a हो चुका है, 1 हो चुका है। इनका अनुपात अभी हमने अनुपात निकाल के देखा था, वही श्रेणी है। तो अनुपात क्या आएगा सर, अनुपात आएगा 1/2। कितना आएगा अनुपात, 1/2 आएगा। आप ही परेशान हो जाओगे, चिंता ना करो, मुझे तो ऐसा बहुत मजा आता है, ये करने में मुझे बहुत मजा आता है, मैं परेशान नहीं हूंगा, है ना। मैं तो आधा आधा टुकड़ा करके देता रहूंगा, तुम इकट्ठा करके बताओ। ये होगा 1 में 1 माइनस a का मान 1 रखा, r का माइनस 1 मान 1/2 रखा। तो देखो 1 अच्छा 1 में से आधा गया आधा बचा, 1 में से आधा गया आधा बचा। तो यहां पर यह 2 पलटी खाकर ऊपर चले जाएगा और जगह 2/1 या 2, मतलब कि आधे का आधा का आधा का आधा के आधे का आधा का आधा का आधा आधे के आधे का आधा का आधा का आधा के आधे का आधा का आधा का आधा, ऐसे अनंत तक मैं करते जाऊं। कहां तक करते जाऊं, अनंत तक करते जाऊंगा, तब जाके तुम्हें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, 2 डेयरी मिल्क। क्या मिलेगा, 2 डेयरी मिल्क। इससे बढ़िया तो 1 डेयरी मिल्क लेके ही खुश रहते जिंदगी में। एक पूरी तो मिलती कम से कम, है ना, दूसरी आधी, फिर उसकी आधी, फिर उसकी आधी, फिर उसकी आधी, है ना। तो यहां पर तुम्हें बस मूर्ख बनाया जा रहा था। ऐसा नहीं अनंत डेयरी मिल्क दे रहा हूं मैं तुम्हें, है ना। हमने बोला तुम्हें अनंत डेयरी मिल्क की है कंपटीशन, आ जाओ। तो कोई अनंत डेयरी मिल्क नहीं मिल रही तुम्हें अल्टीमेटली 2 मिलेगी, जो भी अनंत टुकड़ों के बाद में। इससे बढ़िया 1 डेयरी मिल्क लो, जिंदगी में खुश हो जाओ, आगे बढ़ जाओ। चलो, तो ऐसे कुछ सवाल हमें करना पड़ सकते हैं। अब यहां पर हमारे पास 1/4 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/64, है ना, ऐसे भी अनुपात हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही एक क्वेश्चन जो है वो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, होमवर्क में दे रहा हूं। एक ऐसा क्वेश्चन कर लोगे, क्या ये क्वेश्चन कर लोगे, हो जाएगा, क्लियर है मामला। चलिए ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं ना। द्विपद सन्निकटन से पहले निर्देशांक ज्यामिति समझ लेते हैं। कुछ और बेसिक सी छुटकी सी बातें ये कक्षा 10वीं में आपने पढ़ी होती है ना। अगर हमारे पास कोई भी एक तल होता है, हमारे पास कोई भी एक तल होता है, तो उस तल को या उस तल में हमें अगर पता करना है कि भैया किसी बिंदु के सापेक्ष दूसरा बिंदु कहां पर है, किस स्थिति में है, या कितनी दूरी पर है, तो कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए हमें कुछ निर्देशांक ज्यामिति वाली चीज पता होनी चाहिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्या बोलते हैं इसे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अंग्रेजी में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या चक्कर है, इसमें हमें क्या क्या पता होना चाहिए। वैसे ये अभी कक्षा 10वीं में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसी को आधार मानते हुए मैं कुछ और बेसिक सी बातें इसमें ऐड करना चाहता हूं, या कुछ छोटी छोटी सी बातें रिवाइज करवाना चाहता हूं, ऐसा समझ सकते हैं। निर्देशांक ज्यामिति में ये बातें पढ़ी होती है सर हमने, कि हमारे पास कोई भी एक तल में 2 अक्ष होती है। कितनी अक्ष होती है, 2 अक्ष, है ना। एक होती है सर एक्स अक्ष और एक होती है वाई अक्ष, है ना। एक होती है एक्स अक्ष और ये होती है वाई अक्ष। वैसे इसका बेसिक मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है उसे क्या बोलते हैं, ये क्या आ गया, हमारा मूल बिंदु आ गया।
क्या आ गया, मूल बिंदु, मूल बिंदु आ चुका है। ठीक है, अब यहां पर यह इसने क्या करा है, इसे 4/4 में बांट दिया है पूरे तल को, है ना। क्या हो गया, टाइम हो गया। हाँ बेटा कोई बात नहीं, चले जा, मैं आज 6 बजे के पहले क्लास नहीं छोड़ूंगा, है ना। चले जा, तू तुझे जहां जाना हो क्लास में। देखो यार तुम कितने मजेदार लोग हो ना, है ना। ऑनलाइन क्लास में कितना ज्यादा फायदा होता है। ऐसा देख रहे थे, सर टाइम हो गया, बंद, खत्म, खल्लास, जाओ घूमो फिरो, ऐश करो जिंदगी के, है ना। जिसे पढ़ना वो पढ़ते रहो, जिसे नहीं पढ़ना वो बंद करके चले जाओ, बस इतनी सी तो बात है ना। ऑफलाइन क्लास में कितनी मुश्किल होती है कि अरे यार अब तो ये जब तक मास्टर सामने से जाएगा नहीं तब तक मैं हट नहीं सकता हूं यहां से, है ना। भले ही जोर से कुछ भी आ रहा हो, है ना, भले ही जोर से कुछ भी आ रहा हो, क्या फर्क पड़ता है ना, हिल नहीं सकते हो। लेकिन ऑनलाइन में तो मजेदार चीज है, मोबाइल लेकर ही चले जाओ। चलो देखो यहां पर, तो ये क्या होता है, ये ओरिजिन कहलाता है, ओरिजिन या मूल बिंदु बोलते हैं, है ना, मूल बिंदु। तो ये ओरिजिन या मूल बिंदु, इसे हम चिन्हित करते 0,0 से। ठीक है, अब एक्स अक्ष में ये वाली जो दूरियां होती है वो पॉजिटिव होती है, ये वाली जो दूरियां होती है वो नेगेटिव होती है। वाई अक्ष में ये वाले जो बिंदु होते हैं वो पॉजिटिव में आते, ये वाले बिंदु जो होते हैं वो नेगेटिव में आते हैं। ठीक है, अगर हम हमारे पास कोई भी एक बिंदु रखे, है ना, कोई भी हम बिंदु रखे कि सर यहां पर मुझे इस तल में, है ना, इस तल में कोई भी एक बिंदु मापना है या एक बिंदु की स्थिति बतानी है, तो उस बिंदु की स्थिति जो है वह हम कैसे बताते हैं। तो उस बिंदु की स्थिति जो है उसके निर्देशांक से बताई जाती है ना, स्थिति या उसके निर्देशांक बताए जाते हैं। तो किसी भी बिंदु के निर्देशांक जो है वो हम लिखते हैं दो चीजों द्वारा, एक्स और वाई द्वारा, एक्स और वाई द्वारा, जिसे हम कहते हैं एक्स कॉमा वाई, है ना। इसे क्या कहते हैं, एक्स कॉमा वाई लिखते हैं, है ना। बेटा केमिस्ट्री क्लास चलेगी, चिंता मत करो, 2-5 मिनट रुक जाओ, है ना। कि जरूरी है क्या रोज पूरे 15-20 मिनट तक मस्ती मारो घर में, 5 मिनट ज्यादा पढ़ लो, तुम्हारे ही भले के लिए पढ़ा रहा हूं मुझे क्या, मैं तो चले जाऊंगा, है ना। मुझे वैसे भी 5:30 बजे तक का ही बोला गया था पढ़ाने का, तो 5:30 बज चुके, मैं तो चले जाता हूं, पढ़ लेना है खुद से, है ना। बाकी बस इतना है कि ये थोड़ा सा पढ़ लोगे तो 2-4 क्वेश्चन ज्यादा बन जाएंगे। चलो, तो ये एक्स कॉमा वाई क्या होगा, है ना। एक्स कॉमा वाई क्या है, एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक। अच्छा सर, अब यहां पर यह मुझे कैसे पता चलेगा, कैसे मैं मार्क करूंगा या कैसे मैं इसमें दूरियां देखूंगा। तो यहां पर ये होता है 0, ये होता है 1 2 3 4 5 6 7, एक्स में पॉजिटिव है, इधर एक्स में नेगेटिव है, इधर वाई में पॉजिटिव है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन ये नेगेटिव में आएगी वैल्यूज। ठीक है, और ये इधर भी एक्स में नेगेटिव में वैल्यूज है। अब जब भी हम लिख रहे हैं एक्स कॉमा वाई, मतलब कि अगर मैंने कोई भी एक बिंदु लिखा तो वो बिंदु मैं कैसे लिखूंगा, वो बिंदु लिखूंगा मैं जैसे 4,5, क्या लिखा मैंने, 4,5। तो 4,5 जो होगा उसका तात्पर्य क्या है ना, एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने लिखा 4,5, तो 4,5 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैं मूल बिंदु से, है ना, मैं मूल बिंदु से 4 इकाई एक्स दिशा में चला, 4 इकाई एक्स दिशा में चला और 5 इकाई वाई दिशा में चला, 5 इकाई वाई दिशा में चला। ठीक है, दो चीजें होंगी, एक्स दिशा में 4 इकाई, वाई दिशा में 5 इकाई। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि मैं यहां पर अगर 4,5 पहुंचूंगा तो यहां पर 4 1 2 3 4 यहां पर, और 1 2 3 4 5, है ना, यहां पर पहुंचा
तो यह कोई बिंदु 4, 1 2 3 4 5, अच्छा थोड़ा सा नीचे ना, तो यह कोई बिंदु होगा 4, 5, क्या होगा 4, 5। तो यह कुछ छोटी छोटी सी बातें निर्देशांक ज्यामिति में जो आपको पता होनी चाहिए। अब इसके अलावा और क्या पता करना है सर हमें? इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट सी बात मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि यार अगर मान के चलो मैं यहां पर प्रथम चतुर्थांश में कोई भी निर्देशांक या कोई भी बिंदु ले रहा हूं, तो इसमें x और y के मान कैसे आएंगे? मतलब क्या मैं पॉजिटिव नेगेटिव देख के समझ सकता हूं कि कौन सा चतुर्थांश है? बिल्कुल समझ सकता हूं, है ना। जैसे यहां पर यह पॉजिटिव है, यह भी पॉजिटिव है, तो अगर मैं कोई भी बिंदु यहां पर लिख रहा हूं, इसका मतलब यह हुआ कि इसमें x और y दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब x और y निर्देशांक दोनों पॉजिटिव आएंगे। इधर वाले में ध्यान रखना ना, सबसे पहले x लिखना है फिर y लिखना है, पहले x फिर y, पहले x फिर y। अच्छा, इसी प्रकार से यहां पर क्या होगा? यहां पर होगा माइनस और प्लस। क्या होगा? माइनस और प्लस। यह माइनस है, यह प्लस है, तो माइनस एक्स प्लस वाई, माइनस एक्स प्लस वाई। इसी प्रकार से यहां पर क्या होगा? सर एक्स भी माइनस है, वाई भी माइनस, तो माइनस कॉमा माइनस। इसी प्रकार से यहां पर x प्लस में है और y माइनस में है, तो प्लस कॉमा माइनस। मतलब कि अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं, जैसे मैंने तुमसे पूछा कि भाई -3, कौन से चतुर्थांश में आएगा? -3, कौन से चतुर्थांश में आएगा? तो आप बोलोगे सर ये सेकंड चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश में आएगा। मैंने आपसे बोला कि 4, -5 कौन से चतुर्थांश में आएगा? कौन से चतुर्थांश में आएगा? तो आप बोलोगे यह फोर्थ या चौथे चतुर्थांश में आएगा। मैंने आपसे पूछा कि -8, -8 कौन से चतुर्थांश में आएगा? बिंदु, अब कोण की बात नहीं कर रहे, बिंदु की बात कर रहे, तो यह थर्ड या तृतीय चतुर्थांश में आएगा। क्लियर है? छोटी छोटी सी बातें, तो यह सारी बातें हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी दो बिंदु होते हैं तो उनके मध्य दूरी का सूत्र क्या होता है ना? दूरी का सूत्र क्या होता है? वैसे इस पे चलो ठीक है, कल ही क्वेश्चन करवा दूंगा। तुम्हें पता है दूरी का सूत्र क्या होता है? दो बिंदुओं के मध्य दूरी का सूत्र होता है √x2 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, है ना। इसमें कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं होमवर्क में, एक बार ट्राई कर लेना। बाकी कल हम इस पे और भी बातें करेंगे, ठीक है। इस पे और भी बातें करेंगे, इसके अलावा इस पे क्वेश्चंस भी कल करवाऊंगा। क्लियर है कहानी? अतुल यादव और इसके जैसे अन्य मूर्ख बच्चे को मैं एक बार और बोल देता हूं, है ना, कि ये ऐसी मूर्खता भरी बातें मेरे सामने मत किया कर कि आपके नोट्स काफी होंगे या नहीं होंगे, है ना। तो बेटा तेरे को अगर लगता है कि मेरा पढ़ाए हुए से काम नहीं चलेगा या मेरे पढ़ाने से तेरा नीट नहीं निकलेगा, तो फिर फिजिक्स मेरे हिसाब से तुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना। तुझे फिजिक्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आई बात समझ में? ठीक है। अगर ईमानदारी से, है ना, मैंने कितनी बार बोल दी वाली बात कि ईमानदारी से तू अगर एक एक लाइन मेरे नोट्स की याद कर ले या एक एक लाइन नोट्स की पढ़ ले या पिछले साल के नोट्स की कॉपी उठा के देख ले और इस साल का पेपर उठा के देख ले, हर एक सवाल चाहे वो न्यूमेरिकल हो या चाहे वो थ्योरी का क्वेश्चन हो, 100% क्वेश्चन नोट्स में से ही होगा। ठीक है, तो चिंता मत करो, सब कुछ बताया जा रहा है, सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा एक्स्ट्रा में भी करवाया जाएगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी और नोट्स में भी एक्स्ट्रा चीजें बताई जाएगी, सारी जो नीट के लिए रिक्वायर्ड है, जो एनसीईआरटी या किसी किताब में नहीं दी है ना। तो इस प्रकार की बातें ना करो, पढ़ना सीखो, ध्यान से पढ़ो, जो जो बताया जा रहा है उतना करो बस। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास हम इतनी ही रखते हैं। हम अगली क्लास में मिलेंगे।
निर्देशांक ज्यामिति अभी मैंने शुरू किया है, ये वाला जो फॉर्मूला है दूरी वाला, इस पे मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, है ना। इसके अलावा और भी कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ फिर हम ग्राफ और सरल रेखीय ग्राफ वगैरह पढ़ना शुरू कर देंगे कल की क्लास में। ठीक है बेटा। हाँ आयशा बेटा, आप ये कल बताएंगे, चिंता मत करो। मूल बिंदु से दूरी वगैरह और ये सारे दूरी के फॉर्मूले वगैरह कल और बातें मैं इस पे निर्देशांक ज्यामिति पे करना चाहूंगा और ग्राफ की बातें करना चाहूंगा। चलो भाई, तो जितना पढ़ा है एक बार रिवाइज कर लेना। हम कल की क्लास में मिलेंगे, कल की क्लास में हम इस पे और भी चर्चाएं करेंगे, और आने वाले समय में एक दिन ऐसा होगा जिस दिन मैं आपकी क्लास जो है थोड़ी सी जल्दी रखूंगा। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा किस दिन होगी, लेकिन उस दिन आपको थोड़ा सा जल्दी आना होगा, है ना। उस दिन मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, चलिए, तो जितना पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेना। मिलते हैं हम कल की क्लास में 4 बजे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।